हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की बेटा जो क्लास चल रही है, इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायमेंशंस, और मतलब माप और मापन की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत त्रुटि। तो जो ये प्रतिशत त्रुटि चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने बताया था कि हम पढ़ेंगे त्रुटियों के बारे में, यानी एरर्स के बारे में। त्रुटियां क्या होती हैं, है ना। तो त्रुटि का मतलब तो यही है कि कोई हम माप कर रहे हैं और उस माप में अगर उसकी माप सही नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि उस माप में क्या है, त्रुटि है। मतलब हमारे प्रायोगिक मान में कुछ अंतर आ रहा है उसके प्रमाणिक मान से। तो प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग त्रुटि कहते हैं। अगर प्रायोगिक और प्रमाणिक मान दोनों बराबर आएंगे तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्लियर। अच्छा, फिर हमने बताया था त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं, समझ में आ गया होगा, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें बात कर रहे थे त्रुटियों के यूजेस की। तो सबसे पहले हमने बात की थी त्रुटियों का योग, फिर हमने बात की थी त्रुटियों का गुणन, फिर हमने बात की त्रुटियों का योग, त्रुटियों का अंतर, त्रुटियों का गुणन और त्रुटियों का अनुपात यानी। ठीक है, इन चारों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ आगे की बात बताना चाहते हैं आपको, कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं आपको, वो आप ध्यान से देखिए। जैसे आज का टॉपिक मैंने शुरू किया है घात लगी मापित राशियों में त्रुटि। यानी जैसे हमने घात लगी मापित राशियों की बात करते हैं, जैसे घात लगी मापित राशि क्या होगी, हमें किसी का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन किसी घन का ज्ञात करना है, तो घन में तो भुजा क्यूब होता है भाई, ए क्यूब है ना, या ऊंचाई क्यूब या लंबाई क्यूब। तो अगर इस तरह से हमको कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाए और कहा जाए इसमें परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है, इसमें प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है, इसमें त्रुटि ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट ये काम मानते हैं कि हमारे पास एक भौतिक राशि है जिसे हम लोगों ने लिखा है ए स्क्वायर। एक भौतिक राशि है जिसे हम लोगों ने क्या लिखा है, ए स्क्वायर है। तो इस ए स्क्वायर की हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रुटि ज्ञात करनी है कि इसमें कितनी त्रुटि है। तो लिखेंगे माना कि मापित राशि जो है वो कितनी है, ए स्क्वायर है। यानी माना कि मापित राशि कितनी है, ए स्क्वायर है। ठीक है। तब अगर हम इस राशि के परिमाण को लिखेंगे तो मान लेंगे z इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या मानते हैं, माना कि ए के मान में जो निरपेक्ष त्रुटि हुई, निरपेक्ष त्रुटि जो है वो है प्लस माइनस का डेल्टा ए। तब z के मान में भाई, ए के मान में अगर त्रुटि हो रही है, ए का मान वेरी हो रहा है, ए का मान चेंज हो रहा है, तो कॉमन सी बात है z का मान में क्या होगा, बदलेगा। ठीक है। तब मान लेते हैं कि z के मान में प्लस माइनस डेल्टा z की त्रुटि हो जाती है, की त्रुटि हो जाती है। ठीक है। तब अब हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसे आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और तब हम यहाँ पर लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a की होल पावर कितनी हो गई, 2। ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 2a डेल्टा a और प्लस डेल्टा a का स्क्वायर। हम बार बार बता चुके हैं कि डेल्टा a जो है वो निरपेक्ष त्रुटि है, बहुत कम त्रुटि है। और उस बहुत कम त्रुटि का भी अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट। ठीक है। इसे हमने 0 के बराबर मान लिया, इसे हमने निगलेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है, क्या लिखेंगे, प्लस या डेल्टा ए स्क्वायर को नगण्य मानते हुए, नगण्य मानते हुए, यानी इसको आपने निगलेक्ट कर दिया।
तो यहाँ पर आ गया प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा a। क्लियर? अब देखो जरा इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इस a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम देख रहे हैं तो इस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से z बराबर a स्क्वायर रखने पर तथा दोनों पक्षों में z से भाग देंगे। बात समझ गए? चलिए देखिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे? z प्लस, ठीक है, 2 डेल्टा a इंटू ए और पूरे के अपॉन में क्या आ गया? z। फिलहाल z से z क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल 1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया? 2 डेल्टा a इंटू ए अपॉन में, अगर हम चाहें तो यहाँ पर z बराबर a स्क्वायर रखकर ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया? ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a। ये दो बेटा कौन सा बाहर आया है? ये दो वो बाहर आया है जो इसकी पावर में था। अगर मान लो कहता है इसी प्रकार, मान लो कहता है a क्यूब, तो a क्यूब के लिए हम क्या लिखते हैं? डेल्टा z अपॉन z इक्वल प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, अगर हम nवीं घात की बात करें तो nवीं घात के लिए, यानी nवीं घात की अगर हम बात कर रहे हैं तो nवीं घात के लिए भी हम लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z इक्वल प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a। याद रहे ये केवल आपकी सापेक्ष त्रुटि की बात बता रहा है। किसकी बात बता रहा है? सापेक्ष त्रुटि की बात बता रहा है। ये जो है वो आपकी सापेक्ष त्रुटि है। क्या है ये? सापेक्ष त्रुटि है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और इसके बाद अगली क्लास में आपको हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, एक और बात हम समझ लेते हैं। आप फटाफट इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर आपको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, उसके बाद ये क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया था? हाँ, हमने कहा था एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ना है। तो अच्छा टॉपिक क्या है ये लिखा। जैसे आपको एक कोई समीकरण दे देता है, कहता है z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r और d की पावर t। ठीक है, और कहता है कि इसमें आपको इनकी निरपेक्ष सापेक्ष त्रुटि भी ज्ञात करनी है और साथ में प्रतिशत त्रुटि की भी गणना करनी है, या प्रतिशत त्रुटि का हमें सूत्र निर्मित करना है। तो भैया देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें हमें कुछ टर्म्स नजर आ रहे हैं। जैसे अभी हमको ये नजर आ रहा है कि गुणन, यानी गुणन से भी संबंधित है, ये अपॉन में देख रहा है भाग से भी संबंधित है। गुणन करें या भाग करें, हमने दोनों की बातें सीख ली थी कि दोनों में सापेक्ष त्रुटि हमारे पास कितनी आनी होती है। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे अपने फॉर्मूले के फॉर्म में, यानी z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r और t की पावर t। बट c और d ऊपर आए हैं इसलिए इनकी पावर कैसी हो जाएगी? माइनस। ठीक है, अब हमें पता है वी नो दैट करके हम इसमें लिख सकते हैं कि a में जो त्रुटि होगी वो प्लस माइनस डेल्टा a की, b में जो त्रुटि होगी वो प्लस माइनस डेल्टा b की, c में जो त्रुटि होगी वो प्लस माइनस डेल्टा c की, और d में जो त्रुटि होगी वो प्लस माइनस डेल्टा d। ठीक है, अब अगर हमको इसी तरह से त्रुटियां पता चल गई है तो हम इसी को लिख सकते हैं गुणन के रूप में, है ना? क्या लिखेंगे? लिखेंगे गुणन के रूप से
सरल करने पर, यानी अगर गुणन के रूप में इसको सरल करेंगे तो हम यहाँ एक बार और तब z में जो त्रुटि होगी वो होगी प्लस माइनस डेल्टा z, यानी इसी को अगर हम गुणन के रूप में सरल करेंगे और सापेक्ष रूप में रखने पर, सापेक्ष रूप में रखने पर, चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहाँ पर क्या आ जाएगा, e के लिए हमने बताया था क्या है, डेल्टा a अपॉन a, और इसकी पावर जो है वो कहाँ आ जाएगी आगे, यानी क्या आ जाएगा p प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c प्लस p डेल्टा d अपॉन d। याद रहे ये जो है ये आपकी है सापेक्ष त्रुटि। ये क्या है, सापेक्ष त्रुटि का सूत्र है। अगर नहीं कहता है प्रतिशत त्रुटि, तो ध्यान से देखो, प्रतिशत त्रुटि अगर हमें करनी है तो कैसे करेंगे। प्रतिशत त्रुटि निकालने का जो सूत्र होगा वो सापेक्ष त्रुटि में आप 100 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर दें, अर्थात तब आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल p इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 और क्या आ जाएगा प्लस t इंटू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ठीक है, तो ये जो हो गया है वो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र है पिछले वाले यानी इस फॉर्मूले का, और ये जो है वो सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र है इसी फॉर्मूले का। क्लियर, तो ये दो चीजें आप याद रख के चलिए, तो इसके बाद हम आपको भी जब एग्जाम्पल्स पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप वेट कीजिए अगली क्लास का और तैयारी कीजिए इस पूरे चैप्टर को पढ़ के कि अब आपको न्यूमेरिकल्स समझ लेंगे। क्लियर है, चलिए। Student, myself Jitendra Badi. Today I am going to explain next part of this chapter, that is discovery of neutron, means neutron की खोज। Discovery of neutron की खोज। स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता होगा न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक सर ने किया था। चैडविक सर ने क्या किया, बेरिलियम की पतली पन्नी, बेरिलियम का फॉर्मूला 4Be9, बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा कण क्या होते हैं 2He4, इनको बोलते हैं अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल पर बौछार किया। दिस इज द थिन फॉयल ऑफ बेरिलियम, इसकी पतली पन्नी थी, और जब अल्फा कणों की बौछार किया तो इन्होंने पाया कि most of the rays penetrate the thin foil of beryllium, अल्फा पार्टिकल के कण पतली पन्नी को घेरते हुए बाहर निकल गए। और इन रेज को जब इन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और ये एक्स रे के समान होती है। इसके समान होती है, एक्स रे के समान। क्या रिएक्शन होगी जब ये इससे टकराएगा जा करके, तो 6C12 कार्बन का पार्टिकल बनेगा जा करके, और 0N1 ये चार्जलेस रेज, कोई आवेश नहीं होगा। एक न्यूट्रॉन की ढेर सारी किरणें बाहर निकलेंगी, और ये कैसे पता चला इसमें आवेश नहीं है, इन पर जब हमने आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो इन रेज के बगैर कोई डिफ्लेक्शन, किसी भी प्रकार का पथ में परिवर्तन ना आते हुए सीधी रेज बाहर निकल
मांडवी यानी कि विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट या ऋण प्लेट क्यों उड़ती हुई नजर नहीं आई। इनको नाम दिया गया, इनको एक्स रे की भान किया गया। क्या मतलब है? एक्सरे के समान होती है और इनमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है और इन रेस को न्यूट्रॉन रेस के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से जेम्स चैडविक सर ने बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके आवेश रहित किरणों को प्राप्त किया और ये डिस्कवरी थी हमारी किसकी? न्यूट्रॉन। इसके बाद बात आती है कि तो तुम्हारे हो गया करके जो फंडामेंटल पार्टिकल मूल कणों की खोज के विषय में जानकारी दी है। अब आ जाते हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल। परमाणु मॉडल में सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परमाणु को समझाया कि वास्तव में परमाणु किस प्रकार का होता है, कि ये परमाणु में जो इसके मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन मूल कणों की क्या स्थिति है, ये कहाँ पर होते हैं और इनको किस जगह पर स्थान दिया गया है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहला विचार आया थॉमसन सर, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल भी कहा गया या फिर प्लम पडिंग, प्लम पडिंग मॉडल एक नाम और दिया गया, वाटरमेलन मॉडल। ये सब थॉमसन के परमाणु मॉडल के ही नाम थे। हुआ क्या, थॉमसन सर ने परमाणु को व्याख्या करने के लिए तरबूज के आधे कटे हुए टुकड़े से समझाया। क्या बताया? जैसे ये तरबूज है आधा कटा हुआ, आई थिंक सभी लोगों ने देखा होगा इस चीज को। कैसा क्या होता है? इसमें जो लाल रंग का जो रेडिश पोर्शन होता है, उसको लाल रंग का गुदा बोलते हैं, वो पूरे तरबूज में कुछ इस तरीके से फैला है, ठीक है। और इस लाल कलर के गुदे में काले रंग के बीज, प्लम होता है बीज, काले रंग के बीज कुछ इस प्रकार फंसे रहते हैं, प्लम पडिंग, उनको अंदर फंसा दिया गया है। ये हो गए लाल रंग का गुदा, रेडिश पार्ट, और ये हो गए ब्लैक सीड। ब्लैक सीड मतलब काले रंग के बीज। इस तरीके से बताया कि जो लाल रंग का गुदा है वो यूनिफॉर्मली एक समान रूप से पूरे परमाणु में फैला हुआ है। इसको क्या बोला गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और ब्लैक कलर के सीड को क्या बोला गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स ऋणावेश। तो थॉमसन ने क्या बताया? जिस प्रकार तरबूज में लाल रंग का गुदा जो एक समान रूप से वितरित रहता है, वो परमाणु का धनावेश है, जो कि परमाणु में एक समान रूप से वितरित रहता है। जबकि काले रंग के बीज जो लाल रंग के गुदे में फंसे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं, जिससे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को धनावेश के अंदर पाया। थॉमसन सर के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही थी कि लाल रंग का जो पोर्शन था, जिसको हम लोग धनावेश कह रहे थे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ था, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक पास थे।
जिस कारण से थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल होते जाते हैं। ठीक है, अगला मॉडल आता है दूसरे साइड में। जब थॉमसन सर का परमाणु मॉडल फेल हो गया तो दूसरे वैज्ञानिक को चांस दिया गया और उनको बताया गया कि आपने परमाणु को किस तरीके से व्याख्या किया हुआ है उसको समझाइए। तो उसको समझाने के लिए सेकेंड वाले में आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड सर ने कुछ प्रारंभिक अभिक्रियाएं परमाणु के विषय में समझाई। जैसे कि थॉमसन सर ने बताया था कि जो परमाणु होता है, एटम, वो किसी भी तत्व का सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा भाग होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरा, जो थॉमसन सर ने कमी की थी कि उन्होंने धनावेश में इलेक्ट्रॉन को एम्बेडेड फॉर्म में धंसे हुए रूप में बता दिया था, बस उसी चीज़ को इन्होंने डिस्टिंग्विश किया, अलग किया, बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बस इतना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे करता है, किस पथ पे करता है, इस बात की जानकारी रदरफोर्ड सर ने नहीं दी, बस इतना कहा कि जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कुछ ऐसी बातों से रदरफोर्ड सर ने अपने मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन जो और वैज्ञानिक थे उन्होंने इनके मॉडल में कुछ कमियां निकालना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग डीमैरिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमैरिट्स। डीमैरिट्स में क्या काम किया गया? सबसे पहला डीमैरिट, फिजिक्स में एक वैज्ञानिक क्लार्क मैक्सवेल ने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर कोई आवेशित कण है तो वो लगातार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। यानी कि कोई भी एक चार्जेबल बॉडी है तो अगर उसको चार्ज करके रख दिया जाए तो वो कंटिन्यूअसली अपने एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज के समय में सब लोग जानते हैं, मोबाइल को आप ले लीजिए, इलेक्ट्रिक से चार्ज कर लीजिए, इसके बाद उसमें कोई भी एप्लीकेशन मत चलाइए, कॉल मत कीजिए, कोई एप्लीकेशन मत चलाइए, एज इट इज रखा रहने दीजिए। क्या इनिशियली जो आपने 100% 100% बैटरी करके रखा था तो 2 से 4 घंटे बाद उसकी 100% बैटरी बनी रहेगी? नहीं, भले ही उसने वर्किंग नहीं की है, इसके बावजूद भी वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। सिमिलर है, फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट दिया गया, चार्जेबल बॉडी कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करती है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित है, इसका आवेश ऋण है और ये कंटिन्यूअसली मोशन में है, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जब चक्कर लगा रहा है तो मोशन में होने की वजह से अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। अब ह्रास करेगा, कैसे करेगा, उस चीज़ को दिखाया गया कि मान लेते हैं ये नाभिक है, न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक चार्जेबल बॉडी होने की वजह से चक्कर लगाना जब शुरू करेगा तो इसकी जो चक्कर होंगे अपनी ऊर्जा का ह्रास करने की वजह से इसकी कक्षाओं की त्रिज्याओं में लगातार कमी आती है। कुछ इस तरीके से बात आती है, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर है तो यहाँ पर फुल्ली चार्ज है और जब यहाँ से चार्ज होकर चलना शुरू किया तो अपनी एनर्जी को खोने लगा, ऊर्जा का ह्रास करने लगा। ह्रास करने का तात्पर्य है कि अपनी कक्षाओं को लगातार छोटा करता चला जाएगा। अभी हम आपको एक पनिशमेंट दे दें कि आपको इस रूम के चारों चक्कर लगाने 100, तो शुरुआत में आप फुल्ली चार्ज होंगे जाकर के तो आप प्रॉपरली चक्कर लगाएंगे। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा कम की जाएगी तो आपके चक्कर का साइज छोटा होता चला जाएगा और जब आपकी पूर्ण ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि यही इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जो है 100% अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा। जब लॉस कर देगा तो मिड में जाकर सेंटर में जाके गिर जाएगा। जाकर गिरने का तात्पर्य है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में चला गया तो
एटम क्या हो गया, नष्ट हो गया। और एटम यदि नष्ट हो गया तो अर्थ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया सकता और ना ही नष्ट। इस बात को मैक्सवेल सर के कॉन्सेप्ट से रदरफोर्ड की कमी को पॉइंट आउट किया। तो इन कक्षाओं को जो नाम दिया गया, इनको बोला गया स्पाइरल पाथ, सर्पिलाकार पथ जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी कमी थी वो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। स्पेक्ट्रम शब्द की व्याख्या नहीं कर पाया, तो इन कमियों के साथ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी फेल हो गया। इसके बाद आए नील्स बोर, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोर के बाद सोमरफील्ड। इन दो परमाणु मॉडल की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। ओके, ओवर एंड आउट। Good morning class. This is the class where we can understand the category of computer. There are three basic kinds of computer. तो आज हम लोग तीन प्रकार के कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर्स हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर बच्चों वो कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज और डेप्थ को मेजर करते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करते हैं। तुम लोगों को ये पता ही है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स क्या होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग भौतिक राशियों जैसे तापमान, प्रेशर, स्पीड यानी गति और वोल्टेज और डेप्थ को मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल्स जो होते हैं वेव के फॉर्म में होते हैं, तो यानी इनमें एक से अधिक वैल्यू हो सकती है। जैसे जैसे हम लोगों का कंटिन्यूअस सिग्नल दूरी ट्रेवल करेगा वैसे वैसे ये सिग्नल जो होगा इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो इसके लिए हम लोग रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं इसको पुनः उतना ही इंटेंस बनाने के लिए। और इसका प्रयोग हम लोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशंस और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग फिजिक्स प्रयोगशाला में और बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। इसमें अधिकतर ऑपरेशन जो होते हैं वो एक ही स्टेज में परफॉर्म हो जाते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगला हमारा है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत सारी वैरायटी में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की सबसे खास विशेषता ये होती है कि ये डिस्क्रीट सिग्नल पे वर्क करते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स की केवल दो ही मान होते हैं, एक मान होता है 0 और दूसरा मान होता है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। तुम लोगों ने देखा होगा फैन, अगर हम लोग उसको ऑन करते हैं तो उस पर करंट जो होती है क्लोज सर्किट का निर्माण कर देती है और फैन जो है वो रन करने लगता है, यानी फैन जो है मूव करने लगता है। अगर 0 हो जाए करंट तो क्या होगा, फैन रुक जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। यानी हम लोग डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन है वो डिजिटल कंप्यूटर की सहायता से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कैलकुलेशंस जैसे प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, और साथ ही साथ हम लोग नॉन न्यूमेरिक डेटा पर भी वर्क कर सकते हैं। नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब क्या है, ऐसा डेटा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, यानी वो कैरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है, डिजिट्स के फॉर्म में हो सकता है, अल्फाबेट्स के फॉर्म में हो सकता है। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर से अधिक तेज गति से काम करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें स्टोरेज क्षमता होती है। यानी अगर हम लोग बात करें पीसी की तो पीसी में रैम भी होती है और रॉम भी होती है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है,
जहाँ पर हम लोग परमानेंट टाइप का डेटा रखें उसे हम लोग ROM कहते हैं। इसमें सिस्टम ऑन होने का और सिस्टम ऑफ होने का प्रोग्राम पड़ा होता है जिसे बूटिंग लोडर प्रोग्राम कहते हैं। और ये प्रोग्राम जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा बूट होता है और बूट होने के बाद कंप्यूटर प्रिपेयर हो जाता है वर्क करने के लिए। फिर ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो काउंट करते हैं और एनालॉग सिग्नल क्या करते हैं, डेटा को मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिला जुला, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, यानी ये दोनों ही सिग्नल पर वर्क कर सकते हैं, चाहे वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल हो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनका यूज ऐसी जगह करते हैं जहां एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इनको पेट्रोल पंप पे और ICU जो हमारी इंटेंसिव केयर यूनिट होती है हॉस्पिटल्स में, वहां इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल की डेंसिटी, पेट्रोल का मेजरमेंट, ये सब हमारा करता है एनालॉग, और डिजिटल फॉर्म में जो रुपीस पे करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर पेट्रोल पंप से वर्क करता है। ICU में जो पेशेंट होता है उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, और जो डेटा वहां दिखाया जाता है पल्स वल्स, तो वो हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल देख सकते हैं। और इसका यूज साइंटिफिक एप्लीकेशंस में रडार सिस्टम में किया जाता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो आज हम लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में क्या पढ़ा, ये एनालॉग डेटा प्रोसेस करते हैं, मींस ये कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करते हैं। ये भौतिक राशियों का मेजरमेंट करते हैं, जैसे तापमान, दाब, ताप, वोल्टेज और गहराई। इन सब के बारे में अगर हमें मेजर करना होता है तो वो हम लोग एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से मेजर करते हैं। ये सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, यानी इनकी डिफरेंट वैल्यू होती है। कंटिन्यूअस सिग्नल जो होता है वेव के फॉर्म में होते हैं, तो वैरायटी ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। उसके बाद इनका प्रयोग जो है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग करके हम लोग, इनका प्रयोग जो है सिंगल लाइन होता है, यानी एक ही स्टेप में हम लोग इनका आउटपुट देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो केवल दो वैल्यू पे काम करते हैं, 0 और 1 को, इसीलिए यहाँ पे जो कंप्यूटर है उनको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। और ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल कहलाते हैं। ये वैरायटी ऑफ ऑपरेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पर भी वर्क करते हैं और न्यूमेरिक डेटा पर भी वर्क करते हैं, ये डिजिट्स पे वर्क कर सकते हैं, ये अल्फाबेट्स पे वर्क कर सकते हैं, सिंबल्स पे वर्क कर सकते हैं, फास्टर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में, और ये स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो। और डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो काउंट्स करते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिला जुला रूप होते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूअस सिग्नल के साथ साथ डिस्क्रीट सिग्नल्स पर भी वर्क कर लेते हैं। इनका प्रयोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, लाइक पेट्रोल पंप, ICU यूनिट, और इनका प्रयोग साइंटिफिक और रडार सिस्टम के लिए भी किया जाता है। तो इस टर्म पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनालॉग